साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन गोल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो पहले प्रथम श्रेणी के शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉपिक्स है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र में लगे हुए हैं सभी विषयों में। चाहे वो विज्ञान संकाय के विषय हो, चाहे वो कला संकाय ह्यूमैनिटीज के विषय हो, चाहे वो कॉमर्स के विषय हो, उन सब में कॉमन टॉपिक्स है जो शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान के टॉपिक है। उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगा हुआ है, जिससे एक पर्सन आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। वो टॉपिक्स है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण किस तरीके से सफल होता है, और संप्रेषण में कौन कौन से कारक है वो भूमिका निभाते हैं, और संप्रेषण की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, और संप्रेषण में कौन कौन से एलिमेंट्स है जो महत्वपूर्ण होते हैं और जो गौण महत्वपूर्ण होते हैं या कम महत्वपूर्ण होते हैं, या मैं कहूँ तो गौण होते हैं। तो कौन कौन से इन सारी चीजों की चर्चाएं करेंगे। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण की एक सफल प्रक्रिया में किस तरीके से संपन्न होती है, उन सारी तमाम चीजों की चर्चाएं आप करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन की बात बता दूं। अभी आज दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि अगले महीने है वो अध्यापक पात्रता परीक्षा का वो परिणाम है, वो हमारे सामने होगा। उसके बाद में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा है, उसमें बैठने के योग्य विद्यार्थियों की सूची जारी होगी। यानी जो पात्र होंगे वो उसमें दाखिल हो सकते हैं उस परीक्षा में, या उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो एक शंकाएं आपको लेकर के चल रही होगी कि तृतीय श्रेणी का मनोविज्ञान क्यों नहीं करवा रहे। तो ये छोटा सा सिलेबस है, एक मतलब एक गहरा सिलेबस है हालांकि मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक छोटे से टॉपिक्स है, उनको हम फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक करवाने के बाद में लेंगे। फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स होने के तुरंत बाद में हम थर्ड ग्रेड रीट मनोविज्ञान के जो मुख्य परीक्षा है जो थर्ड ग्रेड की, उसके हम टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा संप्रेषण। कौन सा टॉपिक्स रहेगा? संप्रेषण। यह है किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो को देखने से पहले आपकी उपयोगिता सिद्ध होनी जरूरी है। प्रथम श्रेणी जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होनी है आगामी दिनों में या भविष्य में, उनके द्वारा, उसमें ये उपयोगी है। दूसरा, जो आप प्री बीएड या प्री बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो उनके लिए उपयोगी भी है। तीसरा ये टॉपिक है वह यूजीसी नेट्स के अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वहां पर भी फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक्स लगा हुआ है संप्रेषण। और संप्रेषण एक जरूरी चीज हो, क्योंकि संप्रेषण के बिना हम कुछ कोई भी चीज है वो दूसरे तक डिलीवर्ड नहीं कर पाते। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे तथ्य है वो दूसरे तक हम डिलीवर्ड नहीं कर पाते हैं। और संप्रेषण तभी सफल होता है जब हमारे द्वारा डिलीवर्ड किए गए या हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को वो क्या कर ले, सही अर्थ में ग्रहण कर ले, या उनका उपयोग कर ले, या उनको समझ ले, तब जाकर के संप्रेषण सफल होता है। जैसे मान लिया जाए मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूँ और आप मेरी बातों को या मेरी भावनाओं को या मेरी तथ्यों को क्या कर रहे हो, समझ पा रहे हो, और अपना इसका उपयोग आप मान लीजिए एग्जाम्स में कर पा रहे हो, तब तो मेरा संप्रेषण सफल है, वरना कभी भी मेरा संप्रेषण सफल नहीं होगा। तो संप्रेषण की एक सफलता के लिए हम संपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। संपूर्ण संप्रेषण से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी तरीके के विचार है, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, संचार शब्द, संप्रेषण को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। ध्यान देना, किस शब्द से बना है? कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य या आम राय। सामान्य या आम राय। आपको याद रखना है कि ये किस भाषा से आया है। कम्युनिस्ट, कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सामान्य या आम राय। आम तौर पर स्वीकार किए गए दृष्टिकोण या सटीक अर्थों में संचार का अर्थ है विचारों को साझा करना। यानी विचार और भावनाएं जो भी आपके मन में चल रही है उनको दूसरे लोगों के बीच में साझा करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों तथ्यों विचारों, मतों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें संप्रेषण में क्या होती है, इनका आदान प्रदान होता है। अब कोई भी तथ्य हो सकता है, कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी आपका मत हो सकता है, कोई भी आपकी क्या हो सकती है,
बिलीव्स हो सकते हैं, विश्वास हो सकते हैं, आपकी भावनाएं हो सकती है, यानी थॉट्स हो सकती है, उनका आदान प्रदान दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। यानी जो मैं तथ्य, जो मैं विचार, जो मत में, जो भावनाएं मैं प्रकट कर रहा हूं, उनका डिलीवरिंग आप तक हो रहा है और आप उन चीजों, विचारों, इन मतों उनको समझ पा रहे हो, तब तो संप्रेषण है। वरना आप नहीं समझ पाए तब कोई संप्रेषण, किसी भी प्रकार का संप्रेषण घटक या घटित नहीं होगा। ठीक है, ओके, अगली स्लाइड पर चलते हैं। संचार या संप्रेषण विचार प्रदान करने, स्वयं को दूसरों द्वारा समझने की प्रक्रिया है। यानी आप क्या कर रहे हो? विचार प्रदान कर रहे हैं दूसरों के साथ में, और स्वयं को दूसरों द्वारा समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? था हेमन ने कहा है, संप्रेषण कहलाती है। यानी दूसरों के द्वारा समझने की प्रक्रिया है स्वयं को। यानी आप जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई बात कही, कोई विचार या कोई मत आपने किसी के सामने रखा, तो आप उसके माध्यम से यह जान पाओगे कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच पा रहे हुए। संप्रेषण, उस प्रक्रिया से आप समझ पाओगे कि दूसरा मेरे बारे में, उस मत या विचार के बारे में क्या भावनाएं, क्या मत रखता है। इसी तरीके से आदान प्रदान होता रहता है। ये किसने कहा है? था हेमन ने कहा है। ये परिभाषा हूबहू पूछी जाती है। संचार और संप्रेषण विचार प्रदान करने और स्वयं को दूसरों द्वारा समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। ओके, संचार या संप्रेषण सूचनाओं द्वारा दूसरे में जानकारी और समझ को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लिया जाए मैं यहां पर हूं, तो मेरे मेरे को संप्रेषण से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास है, और उसके द्वारा दूसरों को जानकारी या समझ को मैं क्या कर पा रहा हूं? आप तक संप्रेषित कर पा रहा हूं, आप तक उसको क्या कर रहा हूं? डिलीवर्ड कर पा रहा हूं। तब क्या कहलाती है? संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये किसने किसने कहा? कीथ डेविस ने कहा है। किसने कहा है? कीथ डेविस ने कहा है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं हूबहू पूछ ली जाती है कभी न कभी। प्रभावी संचार अंत्यक्रिया और प्रतिपुष्टि सहित एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है या दो तरफा प्रक्रिया है। किसने कहा है? लॉरेंस ने कहा है। मैंने कहा कि यदि मान लिया जाए मैंने बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं आपके सामने रख दी, लेकिन आपकी तरफ से कोई अंत्यक्रिया या कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ या कोई न कोई फीडबैक नहीं आया, तब तक संप्रेषण नहीं होगा। यह होता है प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण तभी होता है जब अगले की प्रतिक्रिया या अगले की क्या है, प्रतिपुष्टि, या अगला इंटरेक्शन करे अपनी कोई कही हुई बात पर, तब जाकर के तो क्या होता है? संचार होता है, प्रभावी संचार होता है। तो प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है? सामने वाले की अंत्यक्रिया और सामने वाले की प्रतिपुष्टि जरूरी है। यदि सामने वाला मौन है, अमुख है, अवाक है, तब जाकर के संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है, ओके। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने और समझने की प्रक्रिया है। विचार विनिमय करते हैं, और विचार विनिमय के समय जो मूड होता है, उस समय भावनाएं और जो विचार होते हैं उनको समझने और जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। किसने कहा है? एडगर डेल ने कहा है। और ध्यान देना, इसको शैक्षिक शैक्षिक संचार का जनक कहा जाता है। किसको? एडगर डेल को। इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सारी बातें की थी एडगर डेल ने। एडगर डेल ने कहा था कि एक शिक्षा के क्षेत्र में जो संचार चलता रहता है निरंतर, अभिकर्ताओं के बीच में, शिक्षक और अभिकर्ताओं के बीच में, जो शिक्षा के दूसरे अभिकर्ता है, जैसे शिक्षक का प्रधानाध्यापक से, शिक्षक का दूसरे प्रशासक से, शिक्षक का अभिभावकों से, शिक्षक का शिक्षार्थी से, तो संचार निरंतर चलता रहता है। और उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा यदि बात की थी तो शैक्षिक संचार का संपर्क सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एजुकेशन, यानी स्कूल में बहुत हर प्रकार का संचार होता है, उनकी अलग अलग बातें हम करने जाएंगे। लेकिन शैक्षिक संचार क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अभिकर्ताओं के बीच में होने वाला विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण क्या कहलाता है? शैक्षिक संचार कहलाता है। तो शैक्षिक संचार का जनक किसे कहते हैं? शैक्षिक संचार का प्रणेता कौन है या विचारदाता कौन है? विचारदाता कौन है? एडगर डेल है। इन्होंने अनुभव के शंकु दिए थे। क्या दिए थे? कौन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि किस तरीके से आप है
वो एक अध्यापक है, वो शिक्षार्थियों के बीच सही ढंग से, प्रभावी ढंग से, या क्या कहें दूसरे तौर में कहें तो इफेक्टिव तौर से किस तरीके से वो क्या कर सके, अपनी सामग्री को डिलीवर्ड कर पाता है। तो ये सबसे पहले किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था संपर्क। तो शैक्षिक शिक्षा, एजुकेशनल कम्युनिकेशन का संपर्क किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। ओके, ध्यान देना इस तथ्य पर। शैक्षिक संप्रेषण, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के अधिगम या निर्देशन उद्देश्यों से संबंधित होता है। ध्यान दिया जाए तो हम विद्यालय में हैं तब कौन सा संप्रेषण करेंगे, जब हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तब तो कौन सा संप्रेषण करेंगे? शैक्षिक संप्रेषण करेंगे। कौन सा संप्रेषण करेंगे? शैक्षिक संप्रेषण करेंगे, एजुकेशनल कम्युनिकेशन होगा। ओके, इसको ध्यान देना आप, थोड़ी सी चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और इन पर आपको ध्यान देना जरूरी है या महत्वपूर्ण है। ओके, ये विभिन्न प्रकार के अधिगम, ध्यान देना, अधिगम यानी जब हम स्कूल में रहते हैं तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। निर्देशन यानी डायरेक्शन, निर्देश देते हैं, के उद्देश्यों से संबंधित होता है। और इसमें जितने भी निर्देशन उद्देश्य होते हैं वो शिक्षा से संबंधित होते हैं, या शिक्षा के आसपास के क्षेत्र के होते हैं, या विद्यालय से संबंधित समस्याओं के आसपास ओतप्रोत होते हैं, या उनके इर्द गिर्द घिरे हुए होते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट विषयगत और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना, इसकी प्रत्येक क्षेत्र में जो संचार होता है उसकी अपनी विशिष्ट विषयगत और तकनीकी शब्दावली होती है। जैसे मान लिया जाए, एक हमारे शैक्षिक आईसीटी में एक शब्द चलता है जो सूचना प्रौद्योगिकी में एक जो विभाग के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजना लाई गई थी, इस्माइल। क्या लाई गई थी? इस्माइल। तो इस्माइल, तो इस्माइल का अर्थ यदि आम जनता लेगी तब तो मुस्कुराना लेगी, लेकिन यहां पर एक विशिष्ट अर्थ देता है, विषयगत अर्थ या तकनीकी अर्थ देता है इस्माइल। इस्माइल एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों तक क्या करते हैं, अपनी अध्ययन सामग्री है वो डिलीवर्ड कर पाते हैं। तो इस्माइल एक प्रोग्राम है, जबकि यहाँ पर एक सामान्य अर्थ लिया जाएगा, सामान्य जनता के द्वारा अर्थ लिया जाएगा, तब वो सामान्य अर्थ लेगी मुस्कुराना। इस्माइल का अर्थ क्या होता है? मुस्कुराना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। प्रथम श्रेणी के अध्यापक आप बनने जा रहे हो तो हमेशा खुश रहना पहली आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपके कुछ ही दिनों के बाद में आपके आपकी जेब में या आपकी पॉकेट में हरा पेन होने वाला है। ओके, तो हरा पेन लेने के लिए आपको ऐसी सामग्री पढ़नी पड़ेगी, वरना आप क्या करोगे, एक दो नंबर से पिछड़ जाओगे। ये नंबर आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना, मैं फर्स्ट ग्रेड में रोजाना ये बात कहता हूं फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को कि आप जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, मान लिया जाए मैं बात करता हूं भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की मैं बात करता हूं, भौतिक विज्ञान से ही के ही समान एक विषय कला में इतिहास की। तो इन विषयों में जो अभ्यर्थी होंगे, इन विषयों में जो अभ्यर्थी होंगे वो अभ्यर्थी सब्जेक्ट में लगभग क्या रहेंगे, आसपास रहेंगे। एक या दो नंबर का गैप रहेगा इनके बीच। जो मेरिट में आने वाले विद्यार्थी है वो सब्जेक्ट में क्या रहेंगे, आसपास। मतलब कहने का मतलब है कि आपस में सब्जेक्ट में चिन्ह क्यों पड़ेगी, आपस में रगड़न होते हुए निकलेंगे, रगड़ते हुए निकलेंगे एक दूसरे को। मान लिया जाए किसी के 160 नंबर है तो अगले के 159 है। ऐसा नहीं कि जो मेरिट में आ रहा है उसके सब्जेक्ट में क्या है 160 है और दूसरे जो मेरिट में आ रहा है उसके सब्जेक्ट में क्या है 110 ही नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप में विषयों के अंतर्गत केवल रगड़न रहेगी। आप टच होते हुए निकलोगे, जिस तरीके से स्लीपर चलती है ना बसें, रोडवे स्लीपर चलती है ना बसें, जो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए निकलती है, तो टच करते हुए निकलोगे, जाम में फंसोगे आप, यहाँ पर जाम लगेगा। जहां पर मेरिट के आसपास होंगे तो विद्यार्थियों का जाम रखेगा, और इस समय आपको जाम में से निकलने के लिए आपको डाइवर्जन लेना होगा, और वो डाइवर्जन देगी आपको शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन साइकोलॉजी, और या जो टॉपिक्स लगे हुए हैं जो फर्स्ट पेपर में
वो टॉपिक्स है या प्रथम पेपर है वो आपको क्या कह देगा, एक डाइवर्जन देगा और उस रास्ते से निकल करके उनसे आगे जा सकते हो। उस डाइवर्जन को यदि आपने देख लिया, उस डाइवर्जन के रास्ते को देख रखा है, तो आप उन विद्यार्थियों से आगे जा पाओगे, वरना आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे और उसी जाम में फंस करके आप क्या कर पाओगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको ये एक डाइवर्जन है, ये जो टॉपिक्स है ये फर्स्ट करके विद्यार्थियों के लिए एक डाइवर्जन है, उस जाम से निकलने के लिए। ये क्या है, डाइवर्जन है, या एक क्या कहूं, एक अनौपचारिक रास्ता है जिसके माध्यम से आप जा सकते हो, या एक वैकल्पिक रास्ता है जिसके माध्यम से आप क्या जा सकते हो, अगले जाम से आप क्या कर सकते हो, निकल सकते हो और आगे अपने लक्ष्य की राह क्या कर सकते हो, आसान कर सकते हो। यानी संप्रेषण, शैक्षिक संप्रेषण, यानी प्रत्येक तरीके से, जैसे आप पुलिस में संप्रेषण हो रहा है तो पुलिस में बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, धारा, गुनाह, तो उनमें प्रत्येक शब्दावली क्या रहेगी, विशिष्ट, विषयगत और तकनीकी शब्दावली रहेगी। क्या रहेगी, अक्लांकी शब्दावली रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बाल संरक्षण आयोग, तो बाल संरक्षण आयोग मतलब एक शैक्षिक संप्रेषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बाल संरक्षण आयोग की अपनी एक क्या है, भाषा है, अपनी एक तकनीकी शब्दावली है, उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि बाल संरक्षण आयोग, मान लिया जाए बाल संरक्षण आयोग है, वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से उद्देश्य है, और वहां पर जो जो बाल श्रम में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए उनकी क्या शब्दावली है, वो अलग अलग शब्दावली रहेगी। तो आपको ध्यान देना है इन चीजों पर। इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करने, परामर्श देने और दिशा निर्देशन में प्रयोग करता है। तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया चलती है, ध्यान देना। अधिगम होता है, मैंने कहा है कि अधिगम होता है, वो होता है समम के व्यवहार में बदलाव, और शिक्षण होता है वो दूसरे के व्यवहार में बदलाव, शिक्षार्थी दूसरे के व्यवहार में बदलाव, बस दिशा का फर्क है, दूसरे के व्यवहार में बदलाव। शिक्षण और अधिगम में केवल दिशा का फर्क है। यदि आप स्वयं के व्यवहार में बदलाव ला रहे हो, आप स्वयं के व्यवहार में बदलाव ला रहे हो, तो वो तो है आपका क्या है, अधिगम। और आप यदि किसी दूसरे के व्यवहार में बदलाव ला रहे हो तो आपका क्या है, शिक्षण। तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण के फलस्वरूप क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार में बदलाव आता है, और दूसरों के व्यवहार में बदलाव के कारण से क्या आता है, अधिगम की संप्राप्ति होती है, या अधिगम लक्ष्यों की उपलब्धि को प्राप्ति होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक क्या है, सांझी प्रक्रिया है। क्या है, एक सांझी प्रक्रिया है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया कक्षा में। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया घटित होती है, उसको क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा कि किस तरीके से संपन्न करनी, परामर्श देगा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को, और क्या करेगा, उनका डायरेक्शन करेगा, या उनका रेगुलेशन करेगा, या निर्देशन करेगा, डायरेक्शन करेगा, उसको निर्देशित करेगा कि आप किस तरीके से पढ़िए, आप किस तरीके से क्या लाइए, व्यवहार में बदलाव लाइए, आप इस गतिविधि के माध्यम से पढ़िए, आप इस तरीके की सामग्री का प्रयोग करिए। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया शैक्षिक संप्रेषण में क्या करता है, शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, क्रियान्वित होती है। इसमें परामर्श दिया जाता है और निर्देशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है कक्षा में शैक्षिक संप्रेषण को। तो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में क्या चलता रहता है, निरंतर शैक्षिक संप्रेषण चलता रहता है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच में निरंतर क्या चलता रहता है, शैक्षिक संप्रेषण चलता रहता है। एक शिक्षक और अभिभावकों के बीच में निरंतर शैक्षिक संप्रेषण चलता रहता है। एक शिक्षक और ऊपर जो बॉडीज बैठे हैं हमारे, उनके बीच में क्या चलता रहता है, निरंतर शैक्षिक संप्रेषण चलता रहता है। ओके, अगली बात करते हैं। इस संप्रेषण में व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल परिक्षेप्यता, यानी सिचुएशंस क्या है, और लचीलापन होता है, कॉन्सेप्टुअल, और क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अब मान लिया जाए मैं कक्षा में गया, कक्षा में विभिन्न प्रकार के विभिन्न बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी बैठे हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल परिक्षेप्य, मैंने को समझ लिया कि ये ग्रुप इस विधि से पढ़ सकता है और दूसरा ग्रुप अमुक विधि से पढ़ेगा। तो परिक्षेप्य, अनुकूल परिक्षेप्यता, यानी मैंने दशा के अनुसार क्या कर लिया है, मेरी शिक्षण विधि में चेंज कर लिया है, और उनके अनुसार क्या कर लिया, मैंने उसमें लचीलापन ला दिया गया। जैसे मान लिया जाए आप 11th और 12th में जाओगे, 11th और 12th में जाओगे, आप मान लिया जाए पृथ्वी की संरचना पढ़ाने जा रहे हो, तो पृथ्वी की संरचना में आप क्या करोगे, बोलना शुरू कर दिया। बच्चों के सामने क्या है, मूर्त चीज भी नहीं है,
बच्चों के लिए एक क्या है, अमूर्त विषय है, और अमूर्त विषय तो बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। आपने यदि व्यक्तिगत भिन्नता, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सैद्धांतिक समझ अच्छी है, वो तो समझ लेंगे उन तथ्यों को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सैद्धांतिक समझ अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी परिस्थिति के अनुसार क्या करोगे, अनुकूलन या प्रक्षेप्य कॉन्सेप्चुअल कर लोगे। आप परिस्थिति के अनुसार क्या कर लोगे, अपनी वैधता को क्या कर लोगे, निर्धारित कर लोगे, अपने यहाँ नियामकता को निर्धारित कर लोगे, और उसके अनुसार आप उसमें क्या लाओगे, चेंजेज या फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ला दोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो बोलता रहूंगा, समझ में आए तो समझ में आए, नहीं तो भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसा भाड़ में जाने वाला काम नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सबको शिक्षा देनी है, सबको पूर्ण समय तक शिक्षा देनी है, सबको साथ लेकर के शिक्षा चलनी है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए शैक्षिक प्रक्रिया से। ये संप्रेषण शिक्षानंद प्रदान करता है, एजुटेनमेंट इस प्रदान करता है। यानी जिस तरीके से आप फिल्म देखते हो, जिस तरीके से आप फिल्म देखते हो, एक आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही एक अध्यापक और शिक्षार्थी को, एक प्रधानाध्यापक और शिक्षक को आपस में संप्रेषण करते हुए आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होती है। यदि वास्तव में आप क्या हो, उस व्यवसाय के अंदर क्या जुड़े हुए हो, तन्मयता से जुड़े हो, आपका मन घर पर है और आप स्कूल में क्या बैठे हो, शारीरिक रूप से बैठे हो, तब जाकर के ऐसा शिक्षानंद कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि इस संप्रेषण में, शैक्षिक संप्रेषण में, जब बच्चा और शिक्षक निरंतर संपर्क में रहता है, तो शिक्षानंद की प्राप्ति होती है, वास्तव में मन तृप्त हो जाता है। जब मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूं, तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं, उन चीजों को समझते हैं, अर्थग्रहण्यता करते हैं, और उनको एक तरीके से आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि इसकी इस जो ऑनलाइन क्लासेज है, या मैं कहूं तो ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है यूट्यूब, इसमें क्या है, हमारी बाध्यताएं, हम कुछ इस तरीके के उदाहरण है वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जो एक क्या हो, क्षेत्रीयता से जुड़े हो, जो भाषिकता से जुड़े हो, जो किसी विशेष परिस्थिति से जुड़े हो। क्योंकि ये क्या खेलता है, पूरे राजस्थान में स्प्लिट होता है, तो वहां पर बच्चों से क्या हो जाता है कि एक पारिवारिक जुड़ाव हो जाता है, एक तरीके का परिवार बन जाता है, और उसमें बहुत सारा संप्रेषण ऐसा होता है, अनौपचारिक संप्रेषण होता है, जिसके माध्यम से खूब तृप्ति होती है मन को, और खूब शिक्षानंद प्राप्त होता है। इस तरीके से लगता है जैसा मान लीजिए कब के 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लग पाता है। ओके, शिक्षानंद की प्रदान करता है। यानी शैक्षिक संप्रेषण से क्या आता है, एजुटेनमेंट होता है, एजुटेनमेंट होता है। ओके, जिस तरीके से इंटरटेनमेंट होता है ना, वैसे ही एजुटेनमेंट होता है। एजुटेनमेंट यानी इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का अर्थ क्या होता है, जैसे आपका मन रंजित होता है, वैसे ही आप क्या करोगे, शिक्षार्थी और शिक्षक आपस में जुड़ोगे तो शिक्षानंद होगा, कि वास्तव में मेरा चेला, वास्तव में मेरा विद्यार्थी इस तरीके से तृप्त हो रहा है मेरे विचारों से या मेरी भावनाओं से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, शिक्षानंद प्राप्त होगा। ये संप्रेषण शिक्षक और बालक के मध्य एक संवाद मूलक या अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। यानी बालक और शिक्षक क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, और आपस में इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में इंटरेक्शन करते हैं। ओके, तो इस संप्रेषण से क्या होता है, शिक्षक और बालक के मध्य एक संवाद मूलक या अंतः क्रियात्मक माहौल स्थापित होता है। ओके, अगले चीज पर चलते हैं हम, अगली स्लाइड। अब देखते हैं हम संप्रेषण का वर्गीकरण। ओके, संप्रेषण का वर्गीकरण में पहले हम देखते हैं भाषाई आधार पर वर्गीकरण। तो भाषाई आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया, क्लासिफिकेशन है, वो 2 प्रकार का होता है। वाचिक शाब्दिक संप्रेषण, वाचिक शाब्दिक संप्रेषण, इसके 2 स्वरूप होते हैं, मौखिक रूप से या लिखित रूप में। दूसरा होता है अशाब्दिक अवाचिक संप्रेषण, यानी बिना बोले अशाब्दिक या अवाचिक संप्रेषण, या अमुक संप्रेषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अमुक संप्रेषण बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, भाषाई आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से, वाचिक और अवाचिक, या मैं कहूं तो शाब्दिक या अशाब्दिक। जो शाब्दिक संप्रेषण है उसके 2 स्वरूप होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अवाचिक संप्रेषण क्या होता है, इसकी हम फुल चर्चाएं करेंगे, पूरी चर्चाएं होगी कि किस तरीके से संपन्न होता है। तो 2 तरीके का होता है, पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। ओके, अगला स्लाइड देखते हैं। कार्यात्मकता के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर कितने प्रकार का संप्रेषण होता है। ठीक है, पहला देखिए आप, सूचना संप्रेषण। ठीक है,
दूसरा होता है शासनात्मक या निर्देशनात्मक संप्रेषण। ओके, इसमें जो दूसरा होता है शासनात्मक और निर्देशनात्मक संप्रेषण, तीसरा होता है प्रभावात्मक एवं प्रभावोत्पादक संप्रेषण, चौथा होता है वो होता है एकीकृत संप्रेषण। कितने प्रकार का होता है? सूचना संप्रेषण, शासनात्मक संप्रेषण, प्रभावात्मक या प्रभावोत्पादक संप्रेषण और एकीकृत संप्रेषण। ओके, इन पर चर्चाएं हम अलग से करने वाले हैं। अगला जो संप्रेषण है वो संस्था के आधार पर संप्रेषण है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं। पहला संप्रेषण होता है औपचारिक संप्रेषण, दूसरा होता है अनौपचारिक या अंगूर रेखीय, या मैं कहूं तो ग्रेप वाइन संप्रेषण। क्या बोलते हैं कि इसको? ग्रेप वाइन संप्रेषण। ठीक है, इसमें जो तीसरा होता है वो आंतरिक संप्रेषण होता है और चौथा होता है वो बाह्य संप्रेषण होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक और बाह्य संप्रेषण। संस्था के आधार पर 4 वर्गीकरण किया गया है, औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक और बाह्य। औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक और बाह्य, याद रखना आप। अगला बिंदु लेते हैं काल आधारित वर्गीकरण। ओके, काल आधारित वर्गीकरण में 2 प्रकार के जो वर्गीकरण है वो दिए गए हैं, तात्कालिक या समकालिक संप्रेषण। ठीक है, दूसरा होता है अतुल्यकालिक या सर्वकालिक संप्रेषण। ठीक है, सिनेरियोस एंड एसोसिएशंस कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। व्यक्तिगतता के आधार पर, व्यक्तिगत के आधार पर या इंडिविजुअल के आधार पर हम 2 प्रकार के लेते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतरव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। ओके, 2 प्रकार के होते हैं व्यक्तिगतता के आधार पर, अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ओके, 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक, व्यक्तिगतता के आधार पर। ओके, अब देखना एक बार और देख लेते हैं वर्गीकरण को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहां से प्रश्न आते हैं। पहली बार वर्गीकरण भाषाई आधार पर कितने प्रकार का होता है? वाचिक, जो 2 स्वरूप होते हैं, लिखित और मौखिक, और दूसरा होता है अवाचिक। ठीक है, वाचिक संप्रेषण के 2 स्वरूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और दूसरा है वो है अशाब्दिक या अवाचिक संप्रेषण, जिसको हम अमुक संप्रेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो कार्यात्मकता के आधार पर या जो फंक्शनलिटी के आधार पर दिया गया है। उसमें सूचना संप्रेषण, शासनात्मक या निर्देशनात्मक संप्रेषण, प्रभावात्मक या प्रभावोत्पादक संप्रेषण और एकीकृत संप्रेषण। ओके, अगला देखते हैं हम इसको, औपचारिक संप्रेषण या अनौपचारिक संप्रेषण संस्था के आधार पर। तीसरा है आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। और ध्यान रखना, अनौपचारिक संप्रेषण का कभी नाम क्या जाता है? अंगूर रेखीय संप्रेषण या ग्रेप वाइन संप्रेषण भी आ सकता है। ओके, अगला जो वर्गीकरण दिया गया है वो काल आधारित वर्गीकरण दिया गया है, तात्कालिक संप्रेषण या समकालिक संप्रेषण, दूसरा होता है अतुल्यकालिक या सर्वकालिक संप्रेषण, और जो 5वां जो वर्गीकरण दिया गया है वो व्यक्तिगतता के आधार पर दिया गया है। उसमें हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन देते हैं। ओके, तो अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। तो ये थी संप्रेषण की संकल्पना, संप्रेषण की शैक्षिक संप्रेषण, संप्रेषण का वास्तव में अर्थ क्या है, और शैक्षिक संप्रेषण किस तरीके से होता है, शैक्षिक संप्रेषण के कौन से गुण और लक्षण होते हैं, और संप्रेषण का वर्गीकरण है जो विभिन्न आधारों के आधार पर हमने पढ़ा। अब हम इस वर्गीकरण को अगले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो तक आप हमारा इंतजार करते रहिएगा, गोल गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिएगा और आप जोड़ते रहिएगा। धन्यवाद।